हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की खबरों में उपचुनाव के दंगल की। तो प्रदेश की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन था। नाम वापसी के साथ ही खंडवा लोकसभा समेत रैगांव, पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा में उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो गई है। अब कुल 48 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 30 अक्टूबर को जनता करेगी। वहीं बागी नेताओं के नाम वापसी के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है, खासतौर पर सत्तारूढ़ बीजेपी। नामांकन वापसी के बाद खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। इन सीटों पर अब सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। दोनों दलों में बगावती तेवर अपनाने वाले नेताओं ने चुनाव से पहले अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन नाम वापस लेने वाले नेता पार्टी के लिए खुलकर प्रचार करते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। जाहिर है सत्तारूढ़ बीजेपी में नाराज नेताओं की लंबी लिस्ट थी। खासकर रैगांव विधानसभा सीट में बीजेपी को बागरी परिवार ने बड़ी राहत दी है। नामांकन फॉर्म खरीदने वाले पुष्पराज बागरी और वंदना बागरी ने नाम वापस ले लिया है। हालांकि फॉर्म वापसी के दौरान वंदना भावुक नजर आई। वहीं पृथ्वीपुर सीट पर सपा से पूर्व विधायक डॉक्टर शिशुपाल सिंह यादव को टिकट देने से स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता खुश नहीं है। यही हाल जोबट में है। यहाँ कांग्रेस से आई पूर्व मंत्री सुलोचना रावत को टिकट देने के विरोध में कई पदाधिकारियों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। वहीं खंडवा लोकसभा सीट पर पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह टिकट नहीं मिलने के बाद अंडरग्राउंड ही है। हालांकि नाराजगी की खबरों को बीजेपी सिरे से खारिज कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई असंतोष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी, देखिए, कार्यकर्ता होने के नाते से सबके मन की इच्छा होती है। राजनीति में आने आता है आदमी, चुनाव लड़ने की हर किसी की इच्छा होती है, लेकिन हमारे यहाँ पद्धति है, सिस्टम है। दूसरी ओर कांग्रेस में बगावती सुर कम सुनाई देते हैं। हालांकि जोबट सीट पर महेश पटेल को उम्मीदवार बनाने के बाद पूर्व विधायक कलावती भूरिया के भतीजे दीपक भूरिया ने निर्दलीय नामांकन किया था। दीपक ने नामांकन वापस तो ले लिया है, पर उसके बाद भी नाराजगी की खबरें हैं। 4 बार एक विधानसभा के कार्यकर्ताओं की अलग अलग बैठकें ले ली। माइक्रो लेवल पे हमने अपने बूथ कमेटियां बना के उनको सौंप दिए कि आप इतने वोटर तक आपकी जवाबदारी, इतने वोटर तक आपकी जवाबदारी। तो हम दमोह पैटर्न पे चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव की इस जंग में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा त्रिकोणीय संघर्ष भी आमतौर पर कम ही देखने को मिलता है। पर दावेदारों की नाराजगी ने 4 सीटों में होने वाले उपचुनाव को दिलचस्प कर दिया है। ये तो तय है कि नाम वापसी के बाद बागी नेता अब खुलकर विरोध नहीं करेंगे, लेकिन क्या अंदरूनी बगावत से भीतर घात का खतरा अभी भी बना हुआ है, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि नामांकन वापसी के बाद बीजेपी या कांग्रेस उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। और मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने ओबीसी कार्ड चलाकर कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। 4 बार चुनाव में 2 ओबीसी प्रत्याशी देकर अब बीजेपी जनता के बीच इस मुद्दे को बुलाएगी। बीजेपी ने खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल को टिकट देकर ओबीसी कार्ड खिलाया है। बीजेपी के इस प्लान को 26% ओबीसी आबादी को साधने की रणनीति मानी जा रही है, जबकि इसके बिल्कुल उलट कांग्रेस ने सामान्य वर्ग के राजनारायण सिंह पुरने पर दाव लगाया है। यहाँ सामान्य वर्ग की आबादी 20% है। बीजेपी ने खंडवा लोकसभा सीट पर 25 साल बाद ओबीसी चेहरा दिया है। इसकी एक वजह यह भी है कि संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 19,68,000 है। इसमें से ओबीसी 5,16,000 है, जबकि सामान्य वर्ग के मतदाता 4 लाख से कम है। कांग्रेस ने तो गद्दारी की है, ओबीसी के साथ झूठ बोला है, गद्दारी की है, और उन्होंने जो पीठ में खंजर घोंपा है ओबीसी के,
उसके लिए ओबीसी जो है संकल्पबद्ध और कटिबद्ध है। आने वाले समय में पिछड़ा वर्ग पूरा एकमुश्त होकर उसका जवाब कांग्रेस को देगा। कमलनाथ सरकार ने 8 मार्च को निर्णय लिया और उसको लेकर न्यायालय में याचिका लगी और 11वें दिन स्थगन हो गया। तो स्थगन भी 3 विभागों के मामले में हुआ था, लेकिन इन्होंने गलत अभिमत देकर उस स्थगन को के आधार पर सभी नियुक्तियों और भर्तियों में रोक लगा दी। ये तो पिछड़े वर्ग विरोधी पार्टी, पिछड़े वर्ग के गुनाहगार लोग, इन्हें तो माफी मांगना चाहिए। और इंदौर में बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश सुनकर ने पोस्ट ऑफिस पहुंचकर राहुल और प्रियंका गांधी को दिल्ली से जयपुर का एयर टिकट भेजा है। राजस्थान में दलित व्यक्ति की हत्या को लेकर बीजेपी ने कहा कि राहुल और प्रियंका को राजस्थान में दलित व्यक्ति के घर जाकर संवेदनाएं व्यक्त करना चाहिए, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में टूरिज्म कर रहे हैं। ये पार्टी का दोहरा चेहरा जनता को साफ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश सुनकर ने कहा कि राजस्थान में भी लगातार घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यूपी ही दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेताओं को राजस्थान जाने का समय भी नहीं है। राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, आज से 4 दिन पूर्व वहां पर एक दलित युवक की निर्ममता पूर्वक पिटाई करके हत्या कर दी गई। इस कायराना हरकत पर कोई संवेदना व्यक्त नहीं की, अफसोस व्यक्त नहीं किया। जनता के सामने कांग्रेस का वो जो दोहरा चरित्र है, दोगलापन है, उसको आज टिकट के माध्यम से जनता के बीच में लाना चाहते हैं। सरकार की तरफ से चयनित शिक्षकों की अंतिम चयन सूची जारी होने के बाद भी भर्ती को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। राजधानी भोपाल में शिक्षकों ने सूची पर सवाल खड़े करते हुए विरोध जताया। अभ्यर्थियों का कहना है कि 3 साल के इंतजार के बाद इस सूची से ऐसे कई अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है जिन्होंने एक साथ 2 डिग्री प्राप्त की थी। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और बात नहीं मानने पर प्रदर्शनकारियों को कार्यालय से बाहर निकाला गया। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने चयनित शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर में नल हो और हर घर में जल हो इंदौर में तेजी से काम कर रहा है। इंदौर में साल 2021 के अंत तक गांव तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सांसद शंकर लालवानी ने वास्तविक हालातों को जानने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। लालवानी ने बताया कि 606 में से 570 गांव में योजना लागू की गई है। 1,94,000 घरों में पानी घर तक पहुंचाना है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, उसके पहले ही हम संभावना पूरी है कि अगले वर्ष तक हम, इस वर्ष के अंत तक हम ये काम पूरा करेंगे। कुल 47 गांव में ये जल नल योजना कंप्लीट हुई है, हैंडओवर हुई है। 606 गांव है, उसमें से 569 गांव में ये योजना लागू की गई है और 1,94,000 घरों में पानी घर घर पहुंचाना है। इंदौर में डीजल की कीमत 102 रुपए के पार पहुंच गई है। लगातार बढ़ रही डीजल की कीमतों के कारण बायोडीजल की बिक्री एकाएक बढ़ गई। इतना ही नहीं, अवैध रूप से भी बायोडीजल की बिक्री हो रही है। बिना किसी लाइसेंस के कंपनी से सीधे बायोडीजल आकर टैंकर में नोजल लगाकर हर जगह बेचा जा रहा है। बड़े पैमाने पर अवैध रूप से बायोडीजल का परिवहन और भंडारण किया जा रहा है, लेकिन इस पर पूरी तरह रोक अभी भी नहीं लगी है। कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि लगातार बायोडीजल के अवैध भंडारण और उसके परिवहन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन खपत बढ़ने के साथ ही इसकी कालाबाजारी भी बढ़ गई है। इसलिए धरपकड़ बायोडीजल में लीगल तरीके से लोग बिक्री करें, उसके लिए सख्ती की जा रही है। जहां जहां गलत कर रहे हैं सख्त कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। FIRs हो रही हैं उसमें, तो वो हम लोग सीधे यही है कि जो भी करना है, बायोडीजल के नियम भी आ चुके हैं, उस नियम प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाए, तभी हम लोग उसको अलाउ करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ब्लैक फंगस बीमारी ने सभी को चौंकाया, जो लगातार कहर बरपा रहा है। डॉक्टर्स हैरान हैं कि आखिर ब्लैक फंगस के पीछे की वजह क्या है। इसी बीच जबलपुर के एक डॉक्टर ने बड़ा दावा किया है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल एक बड़ी गलती थी। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचाई। हिंदुस्तान ने भी संक्रमण काल में डटकर मुकाबला किया। भले ही अब संक्रमण कम हो रहा हो, लेकिन ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस अब भी कहर बरपा रहा है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, जो जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की हैं। यहाँ अब तक ब्लैक फंगस के 250 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। अब भी 15 मरीज भर्ती हैं। हैरानी की बात यह है कि ब्लैक फंगस के कई नए मरीजों में कोविड हिस्ट्री या डेंगू हिस्ट्री भी नहीं मिल रही।
हमारे पास अभी तक म्यूकोरमाइकोसिस के अराउंड 250 मरीज आ चुके हैं। आज के डेट में हमारे पास 15 मरीज हैं। रोज हमको 1-2 मरीजों की सर्जरी करनी पड़ रही है, पर अभी भी मरीज हमारे पास क्यों आ रहे हैं, ये हमारे सोचने का विषय है। ब्लैक फंगस को लेकर हर कोई अलग अलग दावा कर रहा है। जबलपुर के एक एक्सपर्ट डॉक्टर का दावा है कि इलाज में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना एक बड़ी गलती थी। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के इस्तेमाल से कम इम्यूनिटी वाले मरीजों को ब्लैक फंगस ने घेर लिया। मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के कारण ही ये ब्लैक फंगस पूरे हिंदुस्तान में फैला है। बिना क्वालिटी केयर के इसको डाइवर्ट कर दिया गया हड़बड़ाहट में, और वो हड़बड़ाहट के कारण ही पूरे हिंदुस्तान में ये ब्लैक फंगस फैला। कोरोना के सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते इलाज में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया, जिस पर अब कुछ भी बोलने से अधिकारी बच रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि कई बीमारियों के इलाज में डॉक्टर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब भी ब्लैक फंगस मरीज मिलने के पीछे इसे बड़ी वजह माना जा रहा है। ये जरूरी नहीं है कि कोविड-19 का ही कॉम्प्लिकेशन ब्लैक फंगस होगा। कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जिसमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो ब्लैक फंगस उसके शरीर में और ज़्यादा गुणन करके अपनी संख्या को बढ़ा सकता है। ये बात सच है कि पूरी दुनिया में भारत ही वो देश है जहां मरीजों के इलाज में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का धड़ल्ले से इस्तेमाल हुआ, जो अब जानलेवा साबित हो रहा है। तो क्या इलाज में स्टेरॉइड्स के अंधाधुंध इस्तेमाल और हर बुखार में कोविड की दवाएं देने के अलावा इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल भी ब्लैक फंगस के रूप में भारत पर भारी पड़ गया? सवाल बड़ा है, और जबकि मर्ज अब भी कायम है, तो सरकारों को भी इस पर मंथन करना होगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। और बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीनेशन का काम भले ही अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बच्चों को वैक्सीनेशन के प्रति प्रेरित करने के लिए जबलपुर में अनूठी पहल की गई है। जबलपुर स्मार्ट सिटी और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर बच्चों के लिए किड्स फ्रेंडली वैक्सीनेशन सेंटर तैयार किया है। बेहद सुंदर और आकर्षक ढंग से सजाए गए इस सेंटर की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्वीट के जरिए तारीफ की। किड्स वैक्सीनेशन सेंटर की दीवारों को छोटा भीम, मिक्की माउस, डोरेमोन जैसे बच्चों के फेवरेट कार्टून कैरेक्टर बनाकर आकर्षक बनाया गया है, तो वहीं मनोरंजन के लिए झूले और टॉयज लगाकर बच्चों के खेलने के लिए भी इंतजाम किया गया है। ये देश का ऐसा पहला वैक्सीनेशन सेंटर है जो सिर्फ बच्चों के लिए ही होगा, जिसमें 2 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। अभी मुझे ये पता चला कि जबलपुर में बच्चों के लिए एक भवन बनाई गई है कि जो हम बच्चे को लेकर आएंगे और उनको वैक्सीन लगाएंगे तो बच्चे को दिक्कत ना हो और हम उनको घुमा सकें। तो मैं देखने आया था कि ये कहाँ पे ये बना हुआ है। जब मैं यहाँ आके देखा तो बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत सी दिख रही थी, कुछ बच्चों को लुभाने के लिए कार्टून बने हुए। हम यहाँ आए थे घूमने के लिए, यहाँ एक वैक्सीनेशन सेंटर है तो बहुत अच्छा लगा। ये बच्चों के लिए बहुत व्यवस्था किया गया है, ये बहुत सारे बनाया गया है, स्केचिंग किया गया है और पीछे तरफ झूला बनाया गया। जबलपुर के तिलवारा पुल पर नागपुर की ओर से जा रही तेज रफ्तार से गैस टैंकर डिवाइडर से टकराया और उसे तोड़ता हुआ रेलिंग में जा घुसा। हालांकि जिस वक्त ये घटना हुई उस समय तिलवारा पुल पर गाड़ियों की आवाजाही ना के बराबर थी, फिर भी इस हादसे के चलते कुछ देर के लिए ट्रैफिक जरूर बाधित हुआ है। बाद में हादसे की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से टैंकर को हटवाया, तब कहीं जाकर पुल पर यातायात सुचारू चालू हुआ। गैस का लंबा ट्रक नागपुर से जबलपुर की ओर आ रहा था, जिसमें वाहन चालक की लापरवाही ये थी कि बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था, जो कि उसके नियंत्रण से बाहर हो गई और डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई। नहीं, इसमें कोई घायल नहीं हुआ है, पर इसमें बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। हाईवे पे इस प्रकार की दुर्घटनाएं जो है दूसरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती हैं। और खजुराहो के रामनगर के किसानों को लूटने का नया खेल खेला जा रहा है, जहां तार तार बारी बारी योजना के नाम पर सैकड़ों किसानों का फर्जी पंजीयन किया जा रहा है। यही नहीं, पंजीयन के नाम पर हर किसान से 200 से 500 रुपए ऐंठे जा रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नाम पर उगाही तो हो ही रही है, साथ ही ये भी विश्वास दिलाया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को 1 लाख रुपए तक की अनुदान राशि मिलेगी। लेकिन उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने इस तरह की योजना से साफ इनकार किया है। शिकायत के बाद उद्यानिकी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो कई किसानों के फॉर्म की प्रिंट भी दुकान से पकड़े गए, जिसको लेकर अधिकारी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले शख्स आजम खान के बीच कहासुनी भी हुई।
तारवारी के लिए कि तारवारी मिलेगी किसानों को। कितना अमाउंट मिलेगा? और 1 लाख रुपया का तारवारी लगवाएंगे। आपसे अभी क्या लिया गया? हमसे अभी पंजीयन का लिया गया 200 रुपये शुल्क। और राशि के बाद? नहीं, कुछ और नहीं लिया। राशि आने के बाद कितना बात? नहीं, कितना नहीं, बोल के लगवाएंगे, खड़े होकर लगवाएंगे, अधिकारी लगवाएंगे, लगाने पड़ेगी। मैंने एक पंजीयन करवाया है जो आजम खान द्वारा करवाया गया तारवारी के लिए। उसमें आधार कार्ड, ज़मीन की नकल, पासबुक और कितने पैसे लिए? 200 रुपये लिए गए। तारवारी की कोई योजना नहीं है, ना हमारे पास में कोई अभी लक्ष्य है, ना अभी कोई आया, ना कोई गाइडलाइन आई। और हमने किसान को बोला, अगर हमने किसान को बोला माप लिख कर दे दो हमको, किसान लिखने के लिए तैयार नहीं है। हमने किसान को ये बोला आपसे कितना पैसा लिया इसने, इन्होंने क्या किया, तो किसान लिख कर देने को तैयार नहीं है। कोई भी कर सकता है, कोई मैंने चोरी तो की नहीं, मैं सब लोग करते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सब लोग करते हैं, मैं कर रहा हूँ, उसमें गलत क्या? नहीं तो हम उसमें गलत क्या है? सब लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। कह रहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। भाई बंद कर दो तो नहीं होगा। जबलपुर में निजी स्कूल फीस वसूलने में तो अव्वल है, लेकिन इस फीस की जानकारी सरकार को देने में 1 नंबर के फिसड्डी हैं। इस मामले में सुनवाई के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि कोरोना काल में सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूली जाए, साथ ही हर निजी स्कूल वसूली गई फीस का ब्यौरा सरकार को दे। लेकिन अकेले जबलपुर संभाग में ही 3000 निजी स्कूलों ने ये जानकारी नहीं दी। जिले के 1300 निजी स्कूल भी इसमें शामिल हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा था कि निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूलेंगे। इसके बाद निजी स्कूलों ने पूरी फीस को ट्यूशन फीस में बदल दिया और यही फीस वसूलने लगे। आपको बता दें कि जब हाईकोर्ट के इस पूरे मामले पर संज्ञान आया, तब हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल जो भी फीस वसूल रहे हैं उसकी पूरी जानकारी शिक्षा विभाग को दे, लेकिन स्कूल ने इसका पालन नहीं किया। अब निजी स्कूलों के इस रवैये के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की जाएगी। 1.5 साल पहले तक ग्वालियर और श्योपुर के बीच चलने वाली नैरोगेज ट्रेन अब हेरिटेज लुक में सिटी ट्रेन के तौर पर चलेगी। रेलवे नैरोगेज को हेरिटेज लुक में सिटी ट्रेन के तौर पर 8 किलोमीटर दायरे में चलाएगा और इस ट्रेन को ग्वालियर स्टेशन से मोती झील तक चलाया जाएगा। रेलवे ने यह योजना इंडियन स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सुझाव पर बनाई है। इसकी पुष्टि उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक प्रमोद कुमार ने की। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि नैरोगेज ट्रेन को शहर में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हेरिटेज ट्रेन के रूप में चलाया जाए। साथ ही पर्यटन और विकास की दृष्टि से नैरोगेज को और अधिक सुविधाजनक बनाया जाए। थोड़ा सा पोर्शन हम लोग सोच रहे हैं कि नैरोगेज का चालू रहे, जो कि ग्वालियर से जो पहला मोती झील उसके बीच में कुछ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सोच है पक्का होना चाहिए कि इतना जगह हम लोग रखें और कभी कभी उसको चलाने की कोशिश करें। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चूंकि अपने आप एक लिटरेट व्यक्ति हैं और बहुत विजनरी व्यक्ति हैं, ऐसा बताते हैं, क्या उस योजना में हमारी नैरोगेज समाहित हो सकती कि नहीं हो सकती है, इस पर भी कोई अध्ययन नहीं किया गया और सिर्फ घोषणा है, तो मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कम से कम सिंधिया जी से ये अपेक्षा ग्वालियर शहर नहीं करता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।